वेलकम स्टूडेंट्स। एटम का सेकेंड पार्ट ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। इसमें जितने भी ये फॉर्मूला है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और जस्ट इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करूंगा उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये मैं कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ बता दिया था और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने बता दिया था। ज्यादातर उस पर क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। अब इस फॉर्मूला को समझने के लिए सबसे पहले कि जो बोर्स है, बोर्स का जो हाइड्रोजन मॉडल है, तो बोर ने एक्चुअली हाइड्रोजन मॉडल के बारे में डिस्कस किया है। अब उसमें क्या होता है कि ये सब फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को कहां से हमने डिराइव करना शुरू किया, डिरिवेशन में अब कराने का टाइम नहीं है, आप कर चुके होंगे, नहीं तो आपके पास किसी भी और इससे हम करा नहीं पाएंगे। इसलिए कि शॉर्ट टाइम में हम अप्लाइड क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमारे बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है। देखिए, जब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल की तो उसमें हाइड्रोजन के लिए उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव किया, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। उस कंडीशन में यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ये, और यहां पे हमारा एक प्रोटॉन है। अब ये रेडियस है, पहला रेडियस हमारा आर है मान लीजिए। और उन्होंने जो स्टार्ट किया जो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला को इन्वॉल्व करके उन्होंने रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी निकाला। लेकिन आपको रेडियस और वेलोसिटी डिराइव करना है, एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल है, बट 2-3 प्रैक्टिस में आपको ये हो जाएगा। जब दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लीजिए, मैं यहां बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो ये हमारा हो गया ये हमारा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और ये रहा हमारा प्रोटॉन, रेडियस हमारा आर है। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जैसे बताया था, कूलम ने बताया था, एंड ऑलरेडी यहां पर ये अप्लाई होगा। इसी को लेकर रदरफोर्ड भी आगे बढ़े थे, इसी को लेकर बोर भी आगे बढ़ा देंगे। अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा अगर फोर्स की बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। तो एक चीज बहुत ही यहां पे क्लियर है कि हम चार्ज का साइन नहीं डालते, हम जब फोर्स ले रहे हैं तो ये पता चलेगा कि फोर्स हमारा एट्रैक्टिव है, पढ़ा होगा अपने कूलम्स लॉ में। और अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो mv² अपॉन आर, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे हमारा v है। जब दोनों को बैलेंस करते हैं, तो एक रिलेशन आता है, दोनों को बैलेंस के बाद एक रिलेशन आता है। अगर हम बैलेंस करें mv² आर, उसके बाद यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम v भी निकाल सकते हैं, इससे हम r भी निकाल सकते हैं। लेकिन बीच में एक और फॉर्मूला का हम इंटरफेरेंस होता है जो हमारा बोर का पहला है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसमें हम यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये तीनों फॉर्मूला को मिलाने के बाद, रिअरेंज करने के बाद, डिराइव करने के बाद हमारे पास ये Rn आता है, हमारे पास Vn आता है, हमारे पास En आता है। फ्रीक्वेंसी है तो सिलेबस में नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, बस ये है कि Rn और Vn आप सीख लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला प्योरली डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर पहला ऑर्बिट होता भी है, माना भी गया। बाकी जो एटम्स हैं उनके लिए सर्किट इलेक्ट्रिकल होता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाता है, डी ब्रोगली आता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो एक सिंपल एटम के लिए सिंपल इंफॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में है। अब हम एक एक फॉर्मूला को हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और भी कैसे बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं हम आपको बता देंगे। अब यहां पे देखिए, ये फॉर्मूला है Rn, उन तीनों फॉर्मूले को डिराइव करके रेडियस निकाला गया।
तो 1/4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर 4π स्क्वायर m स्क्वायर, मालूम है आपको n नंबर ऑफ सेल्स जो है 1 2 3 4 जो होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कोई भी अगर न्यूक्लियस है और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं, ठीक है, n = 1 n = 2 n = 3 हमारे सेल्स है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास नहीं याद रखिएगा, और E जो है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूरा। अब देखिए यहाँ पे Rn यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए राइट प्लेस को, ये हमारा Rn है। पोजीशन ऑफ nth रेडियस, nth रेडियस कहां पे होगा, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब उस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा R1/R2 n1² n2²। इससे हम अगर रेडियस का रिलेशन पूछा जाए और रेडियस निकालने की बात है तो हम निकाल सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जो पहला ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, ये पूरा अगर हम यहाँ पे n1 डालते हैं, यहाँ पे n1 डालते हैं n, अब इसमें तो हम क्या देख रहे हैं 1/4πε0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। इसका मतलब रेडियस या हमारी वेलोसिटी है या हमारी एनर्जी है, सिर्फ ऑर्बिट्स पे डिपेंड करता है 1 2 3, बाकी हमारे जितने भी हैं सब कांस्टेंट है, 2 π m एवरीथिंग। तो उस तरह से अगर n हम 1 डालते हैं n1, तो उस कंडीशन में हमारा R0 आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट इज 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर, या भी सकते हैं 5.3 into 10⁻⁻11 मीटर। तो ये आप याद रखिएगा, बोर का जो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है उसका डिस्टेंस होता है। अब वेलोसिटी Vn 1/4πε0 2πe²/nh, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये Vn और यहाँ पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब हम जितना दूर जाएंगे हमारी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा। फाइनली रिलेशन क्या है, V1/V2 = n2/n1, ये सब ध्यान से याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर एनर्जी की बात करें कि किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी, तो ये हमारा एनर्जी होता है 1/4πε0, निगेटिव साइन है, मतलब साफ है कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निगेटिव है, और टोटल एनर्जी निगेटिव का मतलब हमारे यहाँ पे जो एनर्जी निगेटिव मींस फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूमता है तो उसमें काइनेटिक भी और पोटेंशियल दोनों होता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है इसमें क्या आ रहा है, निगेटिव मींस फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। और यही एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम का भी होता है, हमारे यूनिवर्स का भी होता है, जिससे एनर्जी हमारा बाइंड अप है निगेटिव एनर्जी की वजह से। अब यहां पर En देखिए, यहाँ पे En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। तो इस केस में क्या होगा, E1/E2 n2²/n²। यहां पर रेडियस में क्या n1 n2² है, यहां पे n2²/n²। ये चीज क्लियर हो गया। अभी जितने भी कांस्टेंट है n को छोड़कर जितने भी हमारे कांस्टेंट है, अगर हम कांस्टेंट का वैल्यू डालते हैं तो आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किसी को भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ये भी छोटा सा डेरिवेशन याद रखिएगा, हम सिर्फ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है ke²/2r, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब यह है कि अगर हमारा ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे E, तो डेफिनेटली जब घूम रहा है वेलोसिटी है, जब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होना है, ये मस्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो डिराइव करते हैं तो आता है हमारा काइनेटिक एनर्जी ke²/2r। जब यहां पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, ये थोड़ा आसान है, मैं करके दिखा देता हूं। -k का मतलब
K कितना है यहाँ पे 1/4πε0। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस निगेटिव होता है ये, एक मिनट, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव, हो गया ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड कर दिया हमने इससे, यही तो होता है 1/4πε0, या K वन चार्ज का मैग्नीट्यूड, वन चार्ज एंड दूसरा चार्ज। पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में हम चार्ज का साइन डालते हैं, लेकिन फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का साइन हम नहीं डालते हैं। ये हमारा आ गया, ये हमारा देखिए आ गया पोटेंशियल। जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को, तो टोटल एनर्जी आएगा EK प्लस EP, ठीक है। और ये हमारा निगेटिव आता है, तो हमारा आता है -KE²/2R, ठीक है ना। तो एक चीज देख रहे हैं हमारे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, ये दोनों, ये तो पोटेंशियल हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या रहा -KE²/2R। अभी गौर से देखिए, ये हमारा काइनेटिक और ये रहा हमारा पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है, किस चीज का डिफरेंस है, ठीक है, ओनली डिफरेंस ऑफ द टोटल एनर्जी, और काइनेटिक में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही टोटल एनर्जी होगा। फर्क क्या होगा कि टोटल एनर्जी निगेटिव में और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगा, इतने ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के निगेटिव है, और टोटल एनर्जी अब खुद करके देख लीजिए, ये हमारा E है, अब -KE²/2R, ठीक है। अब यहां पे हम ये जो KE² यहां से लेकर ये KE, और इसको हटा दीजिए, तो KE²/R, KE², एक मिनट और साफ लिख दो, यहां पे हमारा टोटल कितना है -KE², यहां लिखा 2R। अब देखिए यहां पे ये पूरा का पूरा यहां से हाथ तक, ये देखिए ये लेके पूरा का पूरा यहां तक, और माइनस साइड को हमने यहां डाल दिया। चलो, तो -KE²/R, -KE²/R किसके बराबर है, ये 2 को हटा दीजिए यहां पर, तो -KE²/R ये किसके बराबर है, -K², ये इक्वल है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। और क्या बचा आप एक्स्ट्रा, क्या बच गया यहां पे, एक्स्ट्रा क्या बचा 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। मींस अगर यहां से हटा दें यहां पे KE²/R, तो हमारा जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के आधा होता है। इट्स क्लियर। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब एक दो टर्म है डिस्कस कर लें, फिर सीरीज पर, स्पेक्ट्रल लाइंस पे। कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले एक्साइटेशन एनर्जी, समझिए इसको। अभी क्या है एक्साइटेशन एनर्जी? अच्छा, एक चीज इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। अगर इसी फॉर्मूले को, इसी हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z हो, क्या हो एटॉमिक नंबर Z, बहुत ही क्लियर है। ऐसा एटम जिसका हाइड्रोजन में तो 1 है, इसीलिए हमने E ले लिया था। ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो Z, और एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है बिल्कुल उतना ही हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये चार्ज नंबर भी बोलते हैं। अगर हम ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन न हो, उसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर Z हो, और ये भी मान लें कि उसका ऑर्बिट सर्कुलर हो, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन आपका लोअर लेवल का फिजिक्स है तो मान के चलते हैं कि ये सर्कुलर है, तो उस केस में कुछ भी नहीं करना है, हर फॉर्मूला में Z से मल्टीप्लाई कर देना। Z
Z, यहां भी Z, और ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, इसको छोड़ दीजिए। तो सिर्फ जो भी फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला हम उसमें Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। ये हमारा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, प्योरली हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3, N is equal to 4. They are principal quantum number. ये इन्फिनिटी ले लो। आप एक सवाल पूछेंगे कि सर, किसी भी आपके माइंड में एक सब बात आ सकती है कि हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट है, तो फिर हमारा 2, 3, 4 कहां से आ जाएगा? आप सरप्राइज करेंगे कि एटम जो हमें देख नहीं सकते, मॉलिक्यूल को भी नहीं, सेल को भी नहीं दे सकते, उसमें इतने छोटे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। ये बहुत ही अपने आप में चौंकाने वाली बात है। तो एक तो जो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट था इनफाइनाइट का, कि इनफाइनाइट बहुत दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेरी लार्ज को इनफाइनाइट कहते हैं। कभी टाइम मिला तो इनफाइनाइट का कंसेप्ट आपको बता देंगे। सन भी हमारा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन एटम के अंदर इनफाइनाइट सेल्स है, तो इनफाइनाइट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। बहरहाल यहां पे इनफाइनाइट सेल्स है। अब एक्साइटेशन एनर्जी, ये जो किसी तरह से जो एनर्जी मिली, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था ये, अब इसको जब एनर्जी मिली तो जंप करके चला गया यहां पर 2 पर। तो कितनी एनर्जी चाहिए? मान लो कि इसकी एनर्जी हमारा E2 है, अब इसकी एनर्जी E1 है, तो E2 एंड माइनस E1 इज इक्वल टू जो बचेगा डेल्टा E, ये हमारा हो गया एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब क्लियर है कि एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या हाई एनर्जी लेवल पे भेजने के लिए जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा, उस एनर्जी को हम कहेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। एक से 2 पे जा सकता है, 2 वाला 4 पे जा सकता है, कोई भी, मतलब हायर लेवल पे। एक और चीज आपको बता दें कि हमारा जो N इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और N इज इक्वल टू 2 है, वो हमारा N2। तो याद रखिएगा, अगर N इज इक्वल टू 2 जो है, इसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्योंकि अपने एक्साइटेड स्टेट अपने ग्राउंड स्टेट से आगे गया तो पहला उसका एक्साइटेड स्टेट है। अगर वो 2 पे चला गया, N इक्वल टू 3, तो कहां पे चला गया? ये 2 पे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो कभी भी एग्जाम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो बेटा N इक्वल टू 1 नहीं इस्तेमाल करना, आप N इक्वल टू 2 इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राउंड वाले ही जाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे। अगर हमारा जो सेकेंड है और सेकेंड थर्ड पे चला गया, सेकेंड थर्ड पे चला गया, तो हमारा सेकेंड का N इक्वल टू 2 का पहला एक्साइटेड स्टेट हमारा थर्ड हो गया। मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं और फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊं तो मेरा फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब फोर्थ वाले अगर फिफ्थ पे चले जाए तो उनका जो फिफ्थ है उनका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो ये माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट, किसका कौन सा एक्साइटेड स्टेट है। अगर फर्स्ट एक्साइट करेगा तो सेकेंड पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 एक्साइट करेगा तो 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा। तो ये हमारा है। अब एक्साइटेशन एनर्जी के साथ साथ एक आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब क्या है एक्साइटेशन पोटेंशियल? इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए हम पोटेंशियल देंगे ना, वोल्ट देंगे, ठीक है ना।
तो जो वोल्टेज लेकर एक्साइट करके फर्स्ट पे जाएगा उसे बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब फॉर एग्जांपल अगर इस फॉर्मूले पे हम चलें En अगर 1 ले लें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर तो 1 स्क्वायर, तो पहले एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसकी एनर्जी कितनी हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम 2 की बात करते हैं, E2 इक्वल टू 2 मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल 2 एंड फर्स्ट एंड एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन हियर 2 स्क्वायर एंड दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें E2 जनरली E2 बड़ा है, हाई एनर्जी लेवल पे है, तो E2 माइनस E1 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -3.4 एंड -13.6, तो ये हमारा आता है दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दो चीजें, इसका मतलब हुआ कि इसका जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी बात, एनर्जी निगेटिव होती है लेकिन का डिफरेंस पॉजिटिव। एक्साइटेशन एनर्जी इज पॉजिटिव, एनर्जी एट द n इक्वल टू 1, एनर्जी एट द n इक्वल टू 2, 3, 4 whatsoever is the negative except at the infinity and that is a zero and that is the zero and that is positive। तो यहां पर ये अब इसको वोल्ट करा दो, 10.2 वोल्ट लिख दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बेटा एनर्जी है और 10.2 वोल्ट, इसका मतलब यह है कि इतना पोटेंशियल हमने दिया, इतना वोल्ट पोटेंशियल दिया, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां से कहां 1 से हमारा 2 पे चला गया। क्लियर? तो इसे हम कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। होप थिंग्स आर क्लियर। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दें तो आयनाइज हो गया, निकाला एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यह दिस इज द न्यूक्लियस, 1 2 3 4 इंफिनिटी, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू इंफिनिटी। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अब हमें अगर हम इनफाइनाइट पे भेज देंगे, इनफाइनाइट मतलब वो आयोनाइज हो गया, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन वो बाहर हो गया, एटम से बाहर हो गया। तो अगर हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और हमने बताया था कि यहां पे E1 कितना होता है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे होता है 0 वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस पे होता है इंफिनिटी पे, मतलब इंफिनिटी ऑर्बिट है जो बाहर हो गया, वहां से एटम से बाहर हो गया। तो अगर हम डेल्टा E की बात करें तो दैट इज द E2 माइनस E इंफिनिटी माइनस E1, तो 0 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E वो एनर्जी है यहां पर जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर दिया, आयोनाइज हो गया। अगर एटम हमारा पहले A था, X था, तो X अब प्लस हो गया, एक चार्ज निकल गया, इसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ऐसा नहीं कि ग्राउंड स्टेट का ही आयोनाइज होगा, अगर हमारा n इक्वल टू 4 भी जा सकता है यहां पर, तो 4 की जो एनर्जी मान लो n इक्वल टू 2 है, अब ये चला गया, तो अभी निकाला था n इक्वल टू 2 पर कितनी एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इस फॉर्मूले पे यूज करेंगे तो डेल्टा E कितना हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है,
और जो सेकेंड पेयर उसकी हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और तो हम इसे लो एनर्जी लेवल बोलते हैं बेटा, इसको हाई होता जाता है, इसलिए कि इसकी जो लेस नेगेटिव होता जाता है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस नेगेटिव है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारा ज्यादा एनर्जी किसकी है, E1 की है, n=1 का है। तो जो न्यूक्लियस से जितना नजदीक है, न्यूक्लियस से जितना टाइटली बाउंड है, जितना नजदीक होगा उतना ही टाइटली बाउंड होगा, और उसको एस्केप कराने के लिए मींस इनफिनाइट पे भेजने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब साफ है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को आयनाइज कराएं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, अगर हम सेकेंड को कराएं तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अगर हायर एनर्जी लेवल को, जितना हायर एनर्जी लेवल होगा उसको आयोनाइज करने के लिए हमें लेस आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हटाते हैं। अब एनर्जी को हटा के हम कर देते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बस कुछ भी नहीं, पहले की तरह यहां से वोल्ट हटा दिया, इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ये वोल्ट हो गया। जितने पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट, उस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉन को बाहर का रास्ता दिखा दे, एटम से बाहर निकाल दे, वो वोल्टेज हमारा हो, इतना वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए इतना और सेकंड के लिए इतना वोल्ट। होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सीधे आपको मल्टीपल चॉइस में डेफिनेटली जो थ्योरी पोर्शन मैं करा रहा हूं शुरू से, देखिए मैं कितना करा सकता हूं, बोर्ड तक 18 तक कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा से ज्यादा करा दूं, देखता हूं मैं। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, जितने भी चीजें मैं डिस्कस किया माइंड में रखिएगा इसको। अब स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसको जरा समझिए, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रल लाइन। अब सबसे पहले हमने लिया है फिर एक न्यूक्लियस बनाया, और ये 1 2 3 4 5 और डैश 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 हमने बनाया इनफिनाइट। n=1, n=2, n=3, n=4, n=5 and n=infinite। ये हमारे एनर्जी लेवल से। अब एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, 1/λ = R, कांस्टेंट R, रिडबर्ग कांस्टेंट। R क्या हमारा, R रिडबर्ग कांस्टेंट। ओके, अब यहां पे 1/n फाइनल स्क्वायर और -1/n आई स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। अब इनफैक्ट कोई भी अगर कोई भी एटम अगर एक्साइट होता है और एक्साइट होकर जब ड्रॉप करता है तो एनर्जी निकालता है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, अब जरा ये देखिए यहां पे, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए यहां पे अगर सपोज करो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये n=1 and n=2, E1 और E2। अब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली 2 पर चला गया, ठीक है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकता। तो यहां पर कितना देर तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकंड। जैसे कोई मेहमान का एक लिमिट है किसी के यहाँ, पहले तो महीनों रहते थे, तो घंटे भी नहीं रुकते कोई मेहमान किसी के यहाँ, बहुत सारे इंसान बिजी हो गया। उसके बाद ये ड्रॉप करेगा, इधर ड्रॉप किया इलेक्ट्रॉन, फिर वापस आ गया, यहाँ दिखा था ड्रॉप करते हुए, ये ड्रॉप कर गया।
तो जब एनर्जी लिया डेफिनेटली E2 ग्रेटर देन E1, E2 माइनस E1 अभी निकाला था मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस नहीं 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 13.6 एंड दैट इज द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डिफरेंस आया था, अभी मैंने निकाला था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा ही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे सवाल उठता है कि जब एनर्जी लिया तो ऊपर गया, वापस आया तो उस एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व रहता है, वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू H न्यू। H इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, लाइट की होगी या फोटोन की होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब यह है कि जब लोअर से हायर कब जाता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लोअर से हायर कब होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब एनर्जी रिलीज करेगा, जब हायर से लोअर पे आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। तो एटम जब भी एक्साइट होगा, जब एक्साइट होगा, कब एक्साइट होगा, जब एनर्जी लेगा, और जब डी एक्साइट होगा तो एनर्जी लिबरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, जिसकी वजह से लाइट की अपना स्पेक्ट्रम बनता है। उस स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं, और वो स्पेक्ट्रम इतना इंपॉर्टेंट है कि जिससे सन पे बैठे हुए बता देते हैं कि सन में कौन कौन सी मटेरियल है, क्योंकि हर एटम की अपना एक डिफरेंट स्पेक्ट्रोग्राफी स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं n=1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एक्साइट होकर ऊपर पहुंच गए, एक 1 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 4 पे, एक 5 पे, इन्फिनिटी तक पहुंच गए। कितनी देर रुकेंगे, 10⁻⁻⁸ सेकेंड। अब जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था वो लो वापस आ गया, ये वापस आ गया 1 पे। जो 5 पे था जस्ट इसके नीचे वो भी वापस आ गया। जो हमारा 5th पे 4th पे था वो भी वापस आ गया, 3rd वाला भी वापस आ गया, और सब वापस आ गया। अब ये सब एनर्जी रिलीज करेंगे डेफिनेटली। तो जो इन्फिनिटी से आया वो बहुत ऊपर से आया। तो अगर देखा जाए तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से लेके 1 तक यह डिफरेंस है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो रेडिएशन देगा बहुत ही, इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। अब 1 से 2 है, 1 से 2 से ये डिफरेंस कितना होगा, अभी निकाला था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी, वैसे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, और थोड़ा बड़ा होता जाएगा, और थोड़ा बड़ा होता जाएगा, इस तरह से। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n से जाता है और 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक जाता है, और जब वापस आएगा तो n पर ही आएगा और कहीं रुकेगा नहीं, बीच में कहीं नहीं रुकेगा। तो इससे जो रेडिएशन निकलते हैं उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अब 1/λ इक्वल टू R। फाइनल सब वापस कहां पे आ रहे हैं, सब कहां वापस आ रहे हैं, पूरे फाइनल इनका डेस्टिनेशन का n इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1/1²। अब n/ni को हम कोई नंबर लिख नहीं सकते, क्योंकि ni² क्या होगा, हमारा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे ni होगा 1 छोड़ के 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक चले जाइए। अब हम क्या देख रहे हैं, इसीलिए हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि फिक्स एक ही रेडिएशन आएगा, पता नहीं कितने एक्साइटेड स्टेट है और कितने टाइप के वेव्स आएंगे, लेकिन ये क्लियर है वो सब के सब हमारा अल्ट्रावायलेट होगा। लाइमन सीरीज में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। चलिए अब हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 2 वाले गए। कौन गए, 2 वाले। अब 2 वाले, तो 2 वाले जब गए तो कभी वो वापस नीचे नहीं आएंगे बेटा, वो यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे।
2 तक। इसका मतलब हुआ हमारा जो फाइनल है, फाइनल हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर। 2 के बाद क्या है 3 4 5, तो ये स्टार्ट हमारा 3 से होगा। और इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो विजिबल, जिससे हम देखते हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी उससे कम होती है, तो अल्ट्रावायलेट ये विजिबल एनर्जी हो गया, विजिबल रेडिएशन। इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। क्या कहते हैं? बाल्मर सीरीज, या बामर भी लोग बोलते हैं। अलग अलग देश अलग अलग हिंदुस्तान के स्टेट में बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर तो BLMER पे मिलना है, आप कुछ भी बोल रहे हैं। बिहारी कुछ और, केरला वाले कुछ, हैदराबादी कुछ और बाकी बोलते हैं, बामर बाल्मर जो भी बोले। हो गया क्लियर? अब अगर थर्ड वाले हैं, ये जो थर्ड है, अब इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले जाएंगे, तो जो थर्ड वाले जाएंगे यहां पे ये, तो कभी भी वो थर्ड पे वापस नहीं आएंगे, वो फोर्थ तक ही रुक जाएंगे। ओके, अब जो थर्ड वाले हैं वो जो भी आएगा वहीं पे रुक जाएगा। इसका मतलब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या बेटा 3 स्क्वायर हो जाएगी, 3 स्क्वायर। और जो फाइनल 3 है, इनिशियल कहां से आ रहे हैं? कोई 4 से आ रहा है, कोई 5 से आ रहा है, कोई 6 से आ रहा है, कोई 7 से आ रहा है, कोई इनफिनिट से आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा Ni कितना हो गया इसमें? Ni इक्वल टू 4 5 6 इनफिनिटी कुछ भी होगा। इसे हम बोलते हैं पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज, इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे। और ये हमारा है अल्ट्रावायलेट, सॉरी इंफ्रारेड, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन। होप थिंग्स आर क्लियर। अब थर्ड वाले हटा दीजिए, अब फॉर्मूला यही है। अब फोर्थ वाले जा रहे हैं, फोर्थ वाले, तो जो भी रेडिएशन आएगा वो कहां तक आएगा? सब फोर्थ वाले फिफ्थ पे जाएंगे, 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, तो ये लोग यहीं पे रुक जाएंगे। कहां पर रुक जाएंगे? 4 वाले 5 तक रुक जाएंगे। इसका मतलब हमारा इनिशियल क्या है, सॉरी फाइनल क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन इज 4 स्क्वायर। और इनिशियल हमारा कुछ भी हो सकता है 5 6 7, और यहां पर शो नहीं किया है, लेकिन आप समझ जाइएगा। तो 5 6 7 टू द इंफिनिटी इंफ्रारेड। अब ये भी एक तरह से लॉन्ग इंफ्रारेड होता है, लॉन्ग इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड के बड़े बड़े वेव्स, और इसे हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और ऑर्बिट बना के आगे हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी हटा दीजिए, ये 5 वाला है, ये 5 4 5, एंड दिस इज n is equal to 6 and that is n is equal to infinity यहां दिखा दिया हमने। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अब 5 वाले जा रहे हैं, तो 5 वाले जब भी जाएंगे तो 6 7, तो इंफिनिटी से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, ये 7 ले लो, ये n is equal to 7 है, एक और ले लो, यहाँ पे n is equal to 8 है, ठीक है ना, और बाकी यहाँ पे इंफिनिटी के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे एटम 5 से जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन 5 से जा रहे हैं, वो 6 पे जाएंगे, 7 पे जाएंगे, 8 पे जाएंगे, तो इनकी वापसी यहीं से होगी। ये हमारी 7 की 6 है, ये हमारी 7 की वापसी, ये हमारी 8 की वापसी। अब जो एनर्जी लिबरेट करेंगे, तो हमारा तो 6 पे पहुंच गए, तो स्टार्ट ही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है 5। ये नीचे नहीं आ सकते, जो इलेक्ट्रॉन जहां से अगर 5 से ऊपर गया तो 5 ही पे वापस आएगा। तो ये हो गया 5 स्क्वायर। Ni कितना हो गया इनिशियल 6 7। P5 6। अब ये समझिएगा, ये भी लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन है, माइक्रोवेव है, सब चीजें हो गई नीचे। और एक और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, हम बता देते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। वो हमारा क्या है
कि अगर ये रेडिएशन कहां से कहां जा रहा है, 6 से जा रहा है, 7 8 इंफिनिटी, तो यहां पे हो गया हमारा 6, ठीक है ना। यहां पे डाल दीजिए लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ मतलब कि लॉन्ग वेवलेंथ, बहुत ही ज्यादा वेवलेंथ होगा इसका, ये भी मतलब कि वेरी लार्ज इंफ्रारेड। स्टार्ट कहां से होगा, 7 से। इसको P5, इसको बोलते हैं हम्फ्री सीरीज, जो आपके सिलेबस में नहीं है या बुक में नहीं हो सकता है। हम्फ्री सीरीज, ये आपके पूरे के पूरे मैंने आपको बता दिया। होप थिंग्स इज ओके फॉर एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगा, उसमें हम 20-25 मिनट का वीडियो पोस्ट करूंगा, 4-5 नंबर का जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर रखूंगा। मिलते हैं फिर एक पॉज के बाद।